छात्रों, कॉफी लर्निंग इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 7वीं हिंदी सुलभ भारती की पहली इकाई की कविता फूल और कांटे, जिसके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, जो हरिओद नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। सबसे पहले छात्रों हम उनका परिचय देखेंगे। तो हरिओद जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 में निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 6 मार्च 1947 की हुई। तो हरिओद जी ने प्रिय प्रवास, पद्य प्रवसून, वैदेही वनवास, आदिखिला फूल, प्रेम कांता आदि रचनाएं लिखी है, जो बहुत प्रसिद्ध है। उनकी प्रिय प्रवास और पद्य प्रवसून ये रचनाएं तो बहुत प्रसिद्ध है, जिनसे वो जाने भी जाते हैं। तो इनका सबसे पहले हम परिचय देखेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में माने जाते हैं। उनका स्थान है। इन खड़ी बोली भाषा से ही उनकी विशिष्ट पहचान बनाई गई है। इस विशिष्ट पहचान के रूप में इन्होंने काव्य में एक अलग छाप छोड़ी है। हरिओद जी हिंदी के आधार स्तंभ है, हिंदी के गौरव माने जाते हैं। तो छात्रों, इस कविता में कवि हरिओद जी हमें समाज में रहने वाले लोगों के व्यवहार संबंधी बताया है। तो जब हम कविता देखेंगे तो बीच बीच में हम समानार्थ वाले शब्द, विरुद्धार्थ वाले शब्द और एक वचन बहुवचन के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो जब मैं कविता पढ़ूंगी तो आप ध्यान से सुनो और उनका अर्थ समझ लो, जिससे आप जब आप कविता खत्म हो जाएगी तो आपको इसके प्रश्न के उत्तर लिखने में बहुत आसानी होगी। तो मैं कविता पढ़ूंगी तो आप ध्यान से सुनो। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांदनी, एक ही सी चांदनी है डालता। मेघ उन पर है बरसता एक साथ, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, दंग उनके एक से होते नहीं। तो प्रस्तुत कविता में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने फूल और कांटे के माध्यम से समाज में रहने वाले अलग अलग स्वभाव के अलग अलग व्यक्तियों के बारे में हमें जानकारी दी है। तो कवि कहते हैं कि समाज में फूल और कांटे जैसे व्यक्ति रहते हैं, जो कांटे जैसा व्यवहार करने वाले भी रहते हैं और फूल जैसा व्यवहार करने वाले भी व्यक्ति रहते हैं। किन्हीं व्यक्तियों का स्वभाव अच्छा होता है तो किसी व्यक्तियों का स्वभाव बुरा होता है। तो अयोध्या सिंह जी इस कविता के माध्यम से हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो पहले देखिए, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। इसका मतलब ये होता है, पंक्तियों का अर्थ ये होता है कि कवि कहना चाहते हैं कि फूल और कांटा एक ही स्थान पर जन्म लेता है, एक ही पौधे पर वो पलता है, बढ़ता है, बड़ा होता है। रात जब होती है तो रात के समय चांद आकाश में जब निकल आता है तो फूल और कांटे दोनों के ऊपर एक ही समान रूप से चांदनी फैलाता है। इन पंक्तियों में कुछ विरुद्धार्थ वाले शब्द भी है, जैसे कि एक का विरुद्धार्थ वाला शब्द है अनेक, और जैसे रात का विरुद्धार्थ वाला शब्द है दिन, रात का विरुद्धार्थी शब्द है दिन। इस तरह बीच बीच में हम समानार्थी विरुद्धार्थी वाले शब्दों की जानकारी लेंगे। कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कवि कहते हैं कि जब फूल और कांटा एक ही पौधे पर जन्म लेता है, एक ही पौधे पर बड़ा होता है, रात के समय चांद भी दोनों के ऊपर समान रूप से चांदनी फैलाता है। आगे देखिए, आगे कवि कहते हैं कि मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है वही। जब आकाश में मेघ आता है, मेघ का समानार्थी शब्द, मेघ का मतलब क्या होता है? मेघ यानी बादल। जब
वर्षा भी फूल और कांटे के ऊपर समान रूप से ही बरसती है, समान रूप से ही वर्षा होती है। जब हवाएं बहती है वे भी दोनों के ऊपर समान रूप से ही बहती है, परंतु लेकिन देखिए कि दोनों के ऊपर समान रूप से ही सब कुछ होता है। एक ही पौधे पर दोनों पलते हैं, बड़े होते हैं। रात के समय चांद भी दोनों के ऊपर समान रूप से ही चांदनी फैलाता है। बादल वर्षा के रूप में दोनों के ऊपर एक समान से ही बरसता है। हवाएं ही दोनों के ऊपर समान रूप से ही बहती है, परंतु एक समान परिस्थितियों में दोनों पलकर भी दोनों का व्यवहार एक जैसा नहीं होता, भिन्न भिन्न होता है। यही कवि हमें बताना चाहते हैं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि समाज में भी अच्छे स्वभाव वाले और बुरे स्वभाव वाले, अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्ति समाज में जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ व्यक्ति अपने व्यवहार से लोगों को परेशान कर देते हैं, जैसे कांटे जैसे उनका स्वभाव हो, और कुछ व्यक्ति जो फूलों के समान होते हैं तो अपने पास आने वाले व्यक्ति को अपने साथ से खुश कर देते हैं। कवि यही हमें इन पंक्तियों से बताना चाहते हैं कि समाज में किस किस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। आगे कवि क्या कहते हैं, देखिए कवि कहते हैं कि छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। कांटा जिस तरह कवि हमारे कविता का नाम है कि फूल और कांटे, उस तरह उनका व्यवहार भी विरोधार्थ वाला होता है। जैसे फूल का विरोधार्थी शब्द ही क्या होता है, कांटा होता है, इसी तरह उनका व्यवहार भी कैसा होता है, उनका व्यवहार भी फूल और कांटे जैसा अलग अलग होता है। प्यार, ये भी विरोधार्थ वाला शब्द यहाँ आया है। प्यार का विरोधार्थी शब्द है नफरत। और दूसरा कौन सा हो सकता है, बता सकते हैं आप? उसका दूसरा विरोधार्थ वाला शब्द होता है घृणा। तो छेद कर काटा किसी की उंगलियां, कांटा अपने स्वभाव जैसा व्यवहार करता है। जब फूलों को आकर्षित होकर जब फूल के पौधे के पास लोग आते हैं, तब कांटा क्या कर देता है, उनकी उंगलियों को छेद कर देता है। अपने स्वभाव से उसको क्या कर देता है, घायल कर देता है और फाड़ देता है किसी का वरवसन। वर का मतलब समानार्थी शब्द कौन सा होता है, वर यानी श्रेष्ठ, और दूसरा होता है सुंदर भी, श्रेष्ठ और सुंदर। वसन, वरवसन यानी सुंदर सुंदर वस्त्र वो क्या कर देता है कांटा, जब उसके पास कोई जाता है तो वो फाड़ देता है। और प्यार डूबी तितलियों की पर कतर, घोर काहे वेद देता शाम तक, यानी कांटा जब उसके पास कोई आता है तो उनकी उंगलियों को छेद कर देता है, जख्मी कर देता है। उतना ही नहीं, उनके अच्छे अच्छे वस्त्र फाड़ देता है। और जब फूलों को आकर्षित होकर तितलियां उसके ऊपर मंडराती है, फूलों के ऊपर आती है, तो कांटा अपने स्वभाव से उन तितलियों के पंख पर यानी पंख कतर देता है, उसको घायल कर देता है। और जब उसका रस चूसने के लिए भौरा फूलों के ऊपर आता है तो अपने कांटा क्या कर देता है, उसको भी घायल कर देता है। यहाँ शाम भी, शाम का विरोधार्थी शब्द कौन सा है, शाम यानी शाम का विरोधार्थी शब्द है श्वेत। इस तरह हमने यहाँ विरोधार्थ वाले शब्द और समानार्थ वाले शब्द देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है और लिख कर भी लेना है। तो कांटा अपने जैसे व्यवहार कर देता है, फूल का स्वभाव होता है। तो आगे हम देखेंगे, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता अली जी की खिला। कुछ हमने अब तक जो कविता देखी है, इनमें कुछ एक वचन बहुवचन वाले शब्द भी हैं। जैसे अब तक जो शब्द आए हैं उनमें
शब्द है पौधे का, पौधे, पौधा का पौधे, हवा, हवाएं। और कौन से शब्द जैसे उंगली, उंगलियां, तितली, तितलियां आदि हमने आँख, आंखें आदि यहाँ कुछ एक वचन बहुवचन वाले शब्द हमने यहाँ देखे हैं। तो हमने अब तक यह देखा कि हमें कवि हरिऔध जी हमें अब तक उन्होंने यह बताया कि कांटा अपने स्वभाव जैसा व्यवहार करता है और फूल अपने स्वभाव जैसा व्यवहार करता है। तो कांटे का स्वभाव हमने देखा, तो फूल अपने व्यवहार से क्या कर देता है, जब उसके फूलों को आकर्षित होकर जब तितलियां फूलों के पास आती है तो तितलियों को फूल अपने गोद में ले लेता है और भौरों को अपना अनूठा मीठा मीठा रस पिला देता है। उतना ही नहीं, तो आपको मालूम है कि फूल अलग अलग रंग के होते हैं, निराले निराले रंग की छटाई फूलों की होती है। तो अपने अलग अलग रंग से, निराले निराले छटाओं से फूल हमेशा सभी को खुश कर देता है। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली की खिला। फूल अपने अलग अलग रंगों से हमेशा सभी को खुश कर देता है। यहाँ एक मुहावरा पर आया है, देखो, जैसे कली जी की खिलना। कली जी की खिलना का मतलब क्या होता है? बहुत खुश कर देना। इसका आप बता सकते हैं इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग? तो इसका मतलब क्या है? इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग ये हो सकता है जैसे कि बहुत दिनों के बाद मेरा मित्र मुझे मिलने आ गया तो उसे देखकर मिली कली जी की खिली। इस तरह आप अपनी भाषा में भी इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा है इन पंक्तियों से? अब तक हमने यह देखा है कि फूल और कांटा अपने अलग अलग व्यवहार से किस तरह समाज में जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे फूल अपने स्वभाव से लोगों को घायल कर देता है और जब तितलियां उनके पास आती है तो उनके वस्त्र फाड़ देता है, तितलियों के पंख कदर देता है, भौर को घायल कर देता है। और फूल जब तितलियां उनके पास आती है तो उनको गोद में जगह दे देता है और भौरों को अपना अनूठा रस पिला देता है। इस तरह अपने व्यवहार से फूल सभी को खुश कर देता है। यानी कवि हरिऔध जी फूल और कांटे के माध्यम से समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बारे में हमें बता रहे हैं। देखिए प्यारे छात्रों कि समाज में अच्छे और बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति रहते हैं। जो बुरे स्वभाव वाले व्यक्तियों के पास जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मगर फूल जैसे अच्छे स्वभाव वाले व्यक्तियों के पास रहना सभी को अच्छा लगता है, उनको दोस्त करना सभी को अच्छा लगता है। तो इन सभी अब तक हमने जो भी कविता पढ़ी है, इन सभी का अर्थ आगे के पंक्तियों में कवि हमें बताना चाहते हैं, आगे के पंक्तियों से कवि हमें संदेश देना चाहते हैं। आगे कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरशीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यहाँ आंख का वचन, आंख बहुवचन कौन सा होता है? आंख, आंखें। यहाँ दूसरा है सोहता सुरशीस पर। सूर का मतलब क्या होता है? सूर का समानार्थक वाला शब्द होता है सूर यानी देवता। सूर्य यानी देवता, शीश यानी सिर। तो कांटा अपनी व्यवहार से दूसरों के आंखों को खटकता है, मगर फूल तो देवताओं पे शीश पर चढ़ाया जाता है। देवताओं के लिए फूलों का महत्व बहुत है। तो कवि यही बताना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि कांटे जैसे लोग किसी की भी आंखों को खटकते हैं,
यानी उनसे व्यवहार करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। देखो छात्रों कि समाज में जब अच्छे और बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति, फूल और कांटे जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति रहते हैं तो प्रकृति तो दोनों के ऊपर समान रूप से ही सुविधाएं देती है, फूलों को भी देती है और कांटे को भी देती है। कांटा तो फूल के कुल में जन्म लेता है, फूल के पौधे पर उसका जन्म होता है, मगर अपने व्यवहार से लोगों को दुखी कर देता है। वैसे ही एक ही समाज में बुरे स्वभाव वाले भी व्यक्ति रहते हैं, प्रकृति दोनों को समान रूप से ही सुविधाएं देती है, मगर फूल कांटे जैसे व्यक्ति अपने स्वभाव जैसा व्यवहार करते हैं। तो कवि हमें आगे की पंक्तियों में यही बताना चाहते हैं कि किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, यानी अपने व्यवहार के कारण कांटा सभी के आंखों को खटकता है। बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति आंखों को खटकते हैं। कितने ही बड़े कुल में, कितने ही ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति की पहचान नहीं होती, अपने व्यवहार से होती है। कितने बड़े कुल में अगर आप जन्म लो मगर आपका व्यवहार अच्छा न हो तो हमारे ऊंचे कुल में जन्म लेना किसी के काम में नहीं आता। यह कवि हमें कविता से बताना चाहते हैं। कवि हमें यही स्पष्ट करना चाहते हैं इस कविता से कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। यह हमें कवि इस कविता से हमें संदेश देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। यही नहीं तो कवि कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्मे व्यक्ति का अगर दूसरों के प्रति व्यवहार अच्छा न हो, उचित न हो, तो समाज में उसको सम्मान नहीं मिलता। जिस तरह फूल के एक ही पौधे पर कांटा जन्म लेता है, मगर फूल जैसा सम्मान कांटे को नहीं मिलता। कविता से हमें बताना चाहते हैं कि मनुष्य की महानता उसकी सच्ची पहचान, उसकी सद्गुणों तथा व्यवहार से होती है, सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं होती। यानी कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, अपने कर्तृत्व से, अपने कर्मों से बड़ा होता है। यही कवि हमें इस फूल और कांटे के माध्यम से कवि हमें अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हमें संदेश देना चाहते हैं। तो छात्रों, मनुष्य को आदर्श जीवन व्यतीत करने के लिए किस तरह व्यवहार करना चाहिए, किसके गुणों को अपनाना चाहिए? मनुष्य को अगर समाज में आदर्श जीवन व्यतीत करना है तो फूल के स्वाभाविक गुणों को अपनाना चाहिए, ना कि कांटों के। तो जो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी इस कविता के माध्यम से हमें जो संदेश देना चाहते हैं, ये आपको ध्यान में आ गया होगा, आपने ध्यान से ये सुना होगा और अपने जीवन में उसका उपयोग करेंगे, ये मैं आशा करती हूँ। तो पाठ के नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं। जब अगर आपको ये कविता ध्यान में आ गई होगी तो आप, अगर ये कविता आपने ध्यान से सुनी होगी तो आपको ये जब प्रश्न के उत्तर लिखेंगे तो आपको ये आसानी हो जाएगी। हमारे कविता के नीचे आपके लिए कुछ अलग अलग प्रकार के मुद्दों दिए हैं जिससे आपके विचारों को प्रेरणा मिलेगी। जैसे थोड़ा बताओ, जरा सोचिए आदि प्रश्न जो है हमारे यहाँ कुछ प्रश्न पूछे गए, जैसे कि कुछ मुक्तोत्तरी प्रश्न, जैसे बताओ आप फूल के नाम, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्या क्यों पसंद है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर आप बता सकते हैं। हर कोई को अलग अलग फूल पसंद होगा, किसी को गुलाब पसंद होगा, किसी को मोगरा होगा, किसी को गेंदा होगा, तो किसी को कमल होगा। अगर मुझे बताना पड़ेगा तो मुझे कमल का फूल बहुत पसंद है। नीचे मुद्दों के आधार पर आपको ये सविस्तर रूप से लिखना है, विस्तृत रूप से लिखना है कि आपको ये फूल, गुलाब का फूल क्यों पसंद है, उसका नाम बताओ, उसके उपयोग बताओ, उनका गंध बताओ। इन मुद्दों के आधार पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अगर मैं बताऊंगी तो मुझे
कमल का फूल बहुत पसंद है। यह इसका कमल एक राष्ट्रीय फूल के रूप में जाना जाता है। हमारा राष्ट्रीय फूल है ये। और इनका अगर उपयोग बताएंगे तो कमल के अलग अलग रंग के फूल होते हैं। इनका देवी देवताओं के लिए कमल का फूल, देवी देवताओं को कमल का फूल बहुत पसंद है। उनकी जो बीज होते हैं, इन बीजों से दवाई बनाई जाती है। उनकी पंखुड़ियों से कमल की दवाई बनाई जाती है। इनका यह उपयोग है। इनकी बहुत ही धीमी धीमी प्यारी प्यारी सुगंध होती है। इस तरह आप भी आपकी पसंद का फूल लेकर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। हमारे इस कविता के नीचे तो प्रश्न दिए ही है, मगर और एक प्रश्न है जो व्याकरण का है, जैसे कि भाषा की ओर यहाँ कुछ समान अर्थ वाले और विरुद्ध अर्थ वाले शब्द भी दिए गए। जो कुछ ऐसे फूल दिया गया है और वहाँ कुछ अक्षर दिए गए, उनके माध्यम से आपको समानार्थ वाले और विरुद्धार्थ वाले शब्द उनमें से ढूंढने हैं और लिखने भी है। तो प्यारे छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। तो यहाँ हमारी कविता खत्म हुई। आप नमस्कार।